नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। कॉकरोच अपने आप को वो बता रहे हैं, लेकिन कॉकरोच से ज्यादा भीड़ वहां सुरक्षा कर्मियों की है, मीडिया कर्मियों की है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी स्वप्निल भाई ने रिसर्च किया और वो पर्दे के पीछे की कहानी लेकर आए हैं कि भैया आखिर इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे है कौन। एक बड़ा सवाल, क्योंकि तथ्यों के साथ हम तमाम चीजों को रखेंगे। स्वप्निल भाई की रिसर्च को भी हम आपके सामने रखेंगे जो वो निकाल कर लाए हैं, और बड़ी दिलचस्प चीज वो निकाल कर लाए हैं। लेकिन उससे पहले साहेब के ऊपर कुछ भी आरोप लगाते रहिए, लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। साहेब के दोस्त अडानी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगाते रहिए, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने क्या वाकई गर्दन पकड़ ली है? क्योंकि इस बार उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़ दिया गया है। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो प्लान बनाते हैं, राहुल गांधी जो योजनाएं बनाते हैं, जो कागजों में तैयार होती रहती है, तभी वो किसी और की टेबल पर पहुंच जाती है। तो राहुल गांधी ये करने वाले हैं, ऐसा कई महीने पहले क्या सरकार को पता था? और काउंटर स्ट्रेटेजी उन्होंने तय कर ली। अब उसमें सीजीआई की क्या भूमिका है, किसकी क्या भूमिका है, न्यायपालिका का पूरा सम्मान है, उसमें बहुत कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक एक करके कि कैसे राहुल गांधी ने इस बार नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता दिया, और नतीजा मोदी साहब को कुर्सी बचाने के लिए कॉकरोच को उतारना पड़ा। और कॉकरोच की सच्चाई भी हम बताएंगे। और स्वप्निल भाई के पास चलने से पहले सिर्फ 2 मिनट लूंगा स्वप्निल भाई, और सीधे सीधे, जी, चूंकि दर्शकों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं सीधे सीधे एक एक करके खबरों पे आऊंगा। और उसके बाद हम स्वप्निल भाई के पास जाएंगे, उन्होंने जो रिसर्च की है वो भी आपको बताएंगे। अडानी मोदी पर कैसे राहुल गांधी बरसे और कैसे वो चीजें हुई, सीधे आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये राहुल गांधी का पोस्ट है। राहुल गांधी अंडमान निकोबार जो प्रोजेक्ट है, और 2 बार इन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग किया है। ये बड़ी दिलचस्प चीज है कि मोदी साहब की दिल की धड़कनें कैसे बढ़ रही है। राहुल गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आईएनएस बाज यूपीए सरकार में स्थापित किया गया नौसैनिक अड्डा पिछले 5 साल से विस्तार की मांग कर रहा है, मगर सरकार ने नौसेना की बात अनसुनी कर दी। अगर आप ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को देश की सुरक्षा से जोड़ते हैं, तो आज ही आईएनएस बाज का विस्तार कीजिए। मैं पूरी तरह से समर्थन में हूं और पूरा विपक्ष आपके साथ है। आईएनएस बाज तट पर है, इसके लिए 1.5 करोड़ पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, न जनजातियों को विस्थापित करने की जरूरत है। पर सच्चाई यह है कि यह प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा के लिए नहीं है, यह प्रोजेक्ट है हमारे देश की सबसे अनमोल जमीन को एक व्यापारी के हाथों सौंपने के लिए। व्यापारी हम आप सभी जानते हैं, और हमेशा की तरह इसके लिए भी सेना के नाम का सहारा लिया जा रहा है। फिर नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, देश की रक्षा सेना करती है, होटल और कैसीनो नहीं। और आमतौर पर कई तरह के आरोप राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से अडानी पर, मोदी पर लगा रहे हैं, लेकिन इस बार एक हस्ताक्षर अभियान भी एक तरह से शुरू हो गया है। और ये राहुल गांधी की जो योजना थी, शायद ये मोदी सरकार को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। कांग्रेस पार्टी का पोस्ट है, गौतम अडानी नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, ये वीडियो है जिस वीडियो में इनकी तस्वीरें यूज की गई है। ग्रेट निकोबार को बचाने के लिए आगे बढ़िए, निकोबार पेटिशन साइन कीजिए। यानी इस बार एक पिटीशन साइन करवाया जा रहा है। यानी इस बार ये पता लग जाएगा कि इस देश के कितने करोड़ लोग जो है वो अडानी और मोदी की मित्रता से परेशान है, अडानी और मोदी की मित्रता से त्रस्त है। और इस बार तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला जुड़ गया है। कांग्रेस पार्टी का एक और पोस्ट आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर, इसमें कितने पेड़ काटे जाएंगे, कितने लोगों को, परिवारों को विस्थापित किया जाएगा, क्या असर पड़ेगा, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन खास बात आप देख लीजिए, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, द नंबर्स दैट मैटर। और अडानी साहब और नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, बाद से जब उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जब प्रियंका गांधी सांसद बनी केरल के वायनाड से, तो लगातार भाई बहन को लड़वाने की कोशिश की जाती रही है। और इस बार क्यों साहब बहुत ज्यादा फंस रहे हैं? क्योंकि बहन भी पूरी तरह से भाई के समर्थन में न केवल उतर गई है, बल्कि पिटीशन भी साइन कर दिया है। तो ये प्रियंका गांधी ने जो पिटीशन साइन किया है वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और इसमें वो लोगों से भी अपील कर रही है पिटीशन साइन करने की। और क्या इसमें जो तस्वीर आप ध्यान से देखिए, आई प्रियंका गांधी वाड्रा, वाड्रा स्टैंड अगेंस्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड डिस्ट्रक्शन। और उसके बाद वो कह रही है, आई स्टैंड अगेंस्ट
ये ग्रेट निकोबार का जो आइलैंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके खिलाफ है। और बाकायदा प्रियंका गांधी लिख रही हैं सोशल मीडिया पर, अंडमान और निकोबार हमारी अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है, इसके विनाश के खिलाफ हम सभी दृढ़ता से खड़े हैं। प्रकृति के विनाश की कीमत हमारी पीढ़ियां चुकाएंगी, इसलिए हम सबका फर्ज है कि हम अपनी उन प्राकृतिक धरोहरों को बचा कर रखें जो हमें सांसें मुहैया कराती है। मैं अंडमान और निकोबार में प्रकृति व पर्यावरण के विनाश के पूरी तरह खिलाफ हूं। आप भी इस याचिका पर हस्ताक्षर कीजिए और अपनी प्रकृति को बचाने की लड़ाई का हिस्सा बनिए। भाई बहन साथ है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है, और शायद इसलिए जो है मोदी साहब के दिल की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जब वो दिल की धड़कनें बढ़ती है तो किस तरह से वो परेशानी में फंस जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ कांग्रेस ने रणनीति बनाई होगी, कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई होगी, लेकिन इंप्लीमेंट करने से पहले साहब के पास क्या पूरी जानकारी थी, क्योंकि वो काउंटर स्ट्रेटेजी पहले तय कर लेते हैं। आज 6 जून की तारीख है, इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीप के इसी दिन यहाँ पर आने की बात करते और आ जाते, जंतर मंतर पहुंचते। जो स्वप्निल भाई जो खुलासा किए हैं उसके बारे में भी बताऊंगा और वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल। स्वप्निल भाई, सबसे पहले तो स्वागत है और माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा समय ले लिया, क्योंकि दर्शकों के सामने बहुत कुछ रखना था। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सीधा सवाल, किसान जाना चाहते थे जंतर मंतर, नहीं जाने दिया गया। महिला पहलवानों को किस तरह से घसीटा गया ये हम और आप सभी जानते हैं। जो अपर कास्ट के जो लोग थे, जब उनका एक मुद्दा आया था, वो भी शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान साहब का ही खेल था, वो जाना चाहते थे तो हमने देखा गुड़गांव में, गाजियाबाद में और पता नहीं कहां सबको हाउस अरेस्ट एक तरह से कर लिया गया। और यहाँ एक लेटर लेकर दिल्ली पुलिस पहुंचती है एयरपोर्ट, जिसमें सब कुछ पहले ही लिखा था कि ये परमिशन, वो परमिशन, वो परमिशन, सिर्फ पेन से उसमें तारीख भरी गई और उसके बाद हस्ताक्षर किए गए। वो लेटर भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मतलब दिल्ली पुलिस इतनी तेजी से काम करने लग गई है क्या? दिल्ली पुलिस तो हमेशा तेजी से काम करती है, लेकिन काम वही करती है जो उसके आका कहते हैं। और दिल्ली पुलिस के आका कौन? जाहिर सी बात है, गृह मंत्रालय, अमित शाह साहब। देखिए संतोष भाई, आश्चर्य नहीं होना चाहिए आज की तारीख में, और इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सब कुछ प्रायोजित सा लगता है। अभी हम सौरभ दास की कुंडली खोलेंगे, लेकिन उससे पहले अभिजीत दीप के एयरपोर्ट पे उतरते हैं और इससे पहले ही वो कहते हैं कि हम 6 जून को ही जो है परमिशन लेंगे, 6 जून को प्रोटेस्ट करना है, 6 जून को ही लेंगे। हम तो डेमोक्रेसी में बड़ा भरोसा करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि सरकार जो है वो हमें परमिशन दे देगी, दिल्ली पुलिस हमें परमिशन दे देगी। दिल्ली पुलिस का मतलब केंद्र सरकार। दिल्ली पुलिस किसी राज्य के अंतर्गत काम करने वाली पुलिस नहीं है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। तो इतना भरोसा था अभिजीत दीपके को। कैसे था, क्यों था, ये अभिजीत दीपके को ही इसका जवाब देना होगा। अच्छा, होता हुआ क्या नजर आता है? एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहां सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। अभिजीत दीपके जैसे ही इमिग्रेशन को अपना पूरा करके बाहर निकलते हैं, इनकम टैक्स का जो काउंटर है अंदर, वहां पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं और लेटर ऑफ परमिशन उनको हैंडओवर करते हैं और कहते हैं कि साहब ये लीजिए, आपकी परमिशन है। क्या शानदार आप काम कर रहे हैं, जाइए आप जाकर के मोदी सरकार से इस्तीफा मांगिए आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा। उसके बाद वो जिस कैब से जंतर मंतर तक पहुंचते हैं, उसके पीछे पीछे एक गाड़ी एस्कॉर्ट करती है उन्हें। जी, ये वो लेटर है, लेटर ऑफ परमिशन जिसे हम कह रहे हैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की। मिनिमम 24 घंटे पहले दिल्ली पुलिस को कम से कम बताना होता है कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। 48 घंटे और 1 हफ्ते पहले अगर आप दे दीजिए तो संभावनाएं ज्यादा होती हैं कि आपको समय पे परमिशन मिल जाएगा। लेकिन अभिजीत दीपके को हाथों हाथ मिलता है। ये सवाल, संदेह खड़ा हो रहा है, और ये सवाल संदेह जो अभी है ना, कि हम संदेह कर रहे हैं, अभी ये विश्वास में, यकीन में तब्दील हो जाएगा। कैसे होगा उस पर हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन अभिजीत दीपके आते हैं, प्रोटेस्ट में वहां पहुंचते हैं। उससे पहले वो वृंदा करात को भी फोन करते हैं, और अभिजीत दीपके का पूरा शो आज का वो फ्लॉप होने वाला था संतोष भाई। वहां पे भीड़ ही नहीं थी, वाकई में कैमरा पर्सन 11:30 बजे तक। उसके बाद जाकर के आयसा और एआईएसएफ और एसआईएफ वहां पहुंच रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि इंटरवीन किया गया लेफ्ट के तमाम नेताओं के जरिए कि नहीं आप जाइए। इसके अलावा हिंदूवादी संगठन वहां जाकर के भीड़ लगा रहे हैं, भले वो विरोध कर रहे हो लेकिन कैमरे में वो भी नजर आ रहे हैं, तो उनकी एक अलग भीड़ है। तीसरा, जो तमाशा करने वाले तमाम एक्टिविस्ट हैं, कोई हिट लेके पहुंचा है कि चलो तुम कॉकरोच हो, हम हिट लेके आए हैं, तो उस तरीके के लोग वहां पहुंचे, वो भीड़ जुटा रहे हैं। और इनके साथ जो संख्या जुड़ी है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन से इन्होंने संपर्क किया,
वो वहां पहुंचे और अपने बच्चों को लेकर के पहुंचे। सोचिए, एक बच्ची का बाइट सुबह से वायरल हो रहा है, वो 9th में बेचारी अभी पढ़ती है। उसको उसके इंस्टीट्यूट वाले ने कहा कि नहीं भैया, धूप चाहे जितनी भी हो तुम चलो, और तुमको वहां चलना है तख्ती उख्ती लेकर के। वो तख्ती लेकर के गई है। उससे किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई क्या करने आए हो, तो इंस्टीट्यूट वाले लेकर के आए हैं। तो ये हाल है अभिजीत दीपके का, ये हाल है कॉकरोच जनता पार्टी का, और इसके बाद भी संदेह। तो मैं चाहूंगा संतोष भाई, एक बार दिखा दिया जाए जरा सौरभ दास वाला वो ट्वीट भी, दोनों एक एक करके। नहीं बिल्कुल स्वप्निल भाई वो दिखाएंगे, लेकिन एक बात मैं ऐड कर दूं, कैसे फंस जाते हैं भैया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बता रहे हैं कि 200 रुपए का पीछे का पोस्टर तैयार हुआ था। मैंने उस समय भी कहा था कि झूठ बोलकर आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोगों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। 200 रुपए में कौन सा पोस्टर तैयार होता है? नहीं, अगर इसमें भी एक चीज है, इसमें भी हाँ, एक चीज है। आपने आपने सौरभ दास ने मिसयूज किया मनोज झा का, गुमराह किया उन्हें। गुमराह किया। मनोज झा राज्यसभा ये से दोनों सांसद चीजें, है। ये दोनों हाँ, चीजें हैं। तो आप शुरुआत ही अगर झूठ से करते हैं तो मुझे अन्ना हजारे का झूठ याद आ जाता है। 400 450 में पूरा महीना चल जाता था। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपका कुर्ता पजामा जो धुलता है, प्रेस होता है, मुझे लगता है 2 बार धुला लेंगे तो उसी में 400 रुपए खर्च हो जाते होंगे। तो आसपास के लोग थोड़े से, मनीष चूंकि उनकी गाड़ी ड्राइव किया करते थे उस जमाने में, तो असहज हो जाते थे मेरे सवालों से कई बार। लेकिन अपना काम तो सवाल पूछना है। अपना तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमारा तो लॉन्च भारत, आपने ही भारत कराया था, देश, लेकिन संतोष भारत भाई, का ये हाँ। पाप आपके ही सर पे है। लॉन्च आपने ही कराया था अन्ना हजारे को सबसे पहले टीवी नहीं वो पे। तमाम तमाम चीजें हम लोग सवाल लगातार पूछते रहेंगे। कई बार चीजें गलतियां हो जाती है, और फिर मैं कह रहा हूं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो इस बार तो सवाल उठेंगे, सवाल पूछा जाएगा, और जहां झूठ होगा पकड़ा जाएगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये वृद्धा करात से बात वाली खबर झूठी है, लेकिन जो भीड़ वहां आई है वो अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई नजर आती है। और ये एक सवाल सौरभ दास पे भी हम आएंगे, और सौरभ दास में सीधे पहले सौरभ दास का दिखा देते हैं और उसको आप एक्सप्लेन करिए। पहले सौरभ दास का जो पहला वाला जो पोस्ट है ये हम दिखा देते हैं। ये तारीख बड़ी दिलचस्प है और ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। ये पहला वाला पोस्ट है जिसमें वो 4 राज्यों की जीत पर बधाई दे रहे हैं, और साथ में नरेंद्र मोदी को टैग भी किया है, और नमो हैशटैग को भी टैग कर रहे हैं, ताकि ये जो पोस्ट है ज्यादा से ज्यादा वायरल हो। जी स्वप्निल भाई, ये आप मैं ढूंढ कर इसको लाए बता हैं दूं कि 2017 से। 16 मार्च 2017 की तारीख है, होली का दिन था। और ये वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन तमाम राज्यों में चुनावी नतीजे आए थे। और उसमें जाहिर सी बात है 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, और उस पर ये बधाई दे रहे हैं। 2017 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। जिनका मोह भंग होना था वो 2015 तक हो चुका था। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी ना कि नहीं, कांग्रेस बड़ा भ्रष्टाचारी है और मोदी जी बड़े अच्छे हैं। तो वो भ्रम टूट गया था 2015 तक ही। ये 2017 तक भ्रम पाल के बैठे थे। 2017 तक इनको जो है, अच्छा अब ये वाला ट्वीट और ये बड़ा बड़ा मजेदार है। दिलचस्प है। हाँ, हाँ, वी नो यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड आर श्योर यू विल कीप डूइंग योर बेस्ट। वी लव यू आवर पीएम। हैप्पी बर्थडे पीएम नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया। कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई बुराई नहीं दिखती आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर जन्मदिवस की बधाई दे रहे हो। लेकिन आप ये एश्योर कर रहे हो कि मुझे पता है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं और हम श्योर हैं कि आप और ज्यादा बेहतर करते रहेंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री। ये भी 2017 का ही है। 17 सितंबर 2017 नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। बीजेपी जन्मदिन। पूरे देश में, बीजेपी पूरे देश में बड़े पैमाने पर इस जन्मदिन को मना रही थी, और उसमें सौरभ दास उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आ रहे थे। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी टैग कर दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया, और जो बीजेपी का हैशटैग था हैप्पी बर्थडे पीएम, उसको भी वो हैशटैग को भी वो ये उठाकर लेकर चल रहे थे। ये इकोसिस्टम का हिस्सा थे सौरभ दास। सौरभ दास इकोसिस्टम का हिस्सा थे। संतोष भाई, इस बात को समझिए। कब से जानते हैं हम और आप सौरभ दास को? खास तौर पर इस देश के लोग सौरभ दास को तब जानने लगे जब चंचूड़ को लेकर के, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंचूड़ साहब को लेकर के एक आर्टिकल सौरभ लिखते हैं, और वो कारवा में वो आर्टिकल पब्लिश होता है। उसके बाद से तमाम लोग सौरभ दास की चर्चा करते हैं, और सौरभ दास उसके बाद से लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। फिर अचानक हमें आज से कुछ दिनों पहले पता चलता है कि यार सौरभ दास जो है ना, जो आर्टिकल लिखा करते थे एक एक्टिविस्ट के तौर पर, जिन्हें हम जाना करते थे, वो रात में अभिजीत दीप के सोए, सुबह सुबह उठे तो उनको सपना आया था, और उन्होंने सौरभ दास को स्पोक्स पर्सन बना दिया। और सौरभ दास, जो आपने झूठ की बात कही ना,
संतोष भाई, इकोसिस्टम के हैं ये तो पता चल गया। जो आपने झूठ की बात कही उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। आप सोचिए, एक राज्यसभा सांसद को सामने आकर के सफाई देनी पड़ रही है इस व्यक्ति की वजह से, सौरभ दास की वजह से, क्योंकि उस व्यक्ति को इन्होंने बताया तक नहीं कि भैया ये रिकमेंडेशन का लेटर जो मैं ले रहा हूं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपसे, ये मैं सीजेपी के लिए ले रहा हूं। ये मनोज झा से संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, उन्हें गुमराह करते हैं। मनोज झा भी सौरभ दास पत्रकार हैं, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, इस आशय का एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी करते हैं। और उसके बाद से मनोज झा पे सवाल उठने लगते हैं कि भैया आपने सीजेपी के लिए लेटर लिख दिया। फिर वो सफाई देते हैं और वो यहां तक कहते हैं कि अब कोई आएगा तो भैया मैं तहकीकात कर लूंगा, अब तो मुझे दिख गया है कि तहकीकात करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों का जो हाल है वो हमसे छिपा नहीं है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें आंख नाक कान अपना खोल करके रखने की जरूरत है संतोष भाई। एक बात जो बड़ी सिंपल सी कही जा रही है स्वप्निल भाई, कि राहुल गांधी ये करने वाले थे, क्योंकि अडानी, मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये तीन चीजें हैं। और हम ये जानते हैं कि देश की सुरक्षा के मसले पर इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कहीं ना कहीं जाकर उसके लिए देश सबसे पहले है। और जो हिंदुओं में, एक बहुसंख्यक समाज में जो मोदी की छवि थी वो भी टूटी है पिछले कुछ वर्षों में, और खासतौर से नीट के घोटाले के बाद तो वो टूटी। ये तमाम चीजें उनको पता थी। और पिछले कुछ महीनों के दौरान खास तौर से आप देखिए कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद, मैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 2011 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सत्ता बदली, लंबे समय से 3.5 दशक से बैठे हुए वाम दल हटे, ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सत्ता में आई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पश्चिम बंगाल का वो बदलाव 3 साल बाद है जो देश की राजनीति में बदलाव ला देगा। हमने देखा कि उसके बाद अन्ना अरविंद, इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैसे आए। इस बार भी पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली है, लेकिन इस बार उस आंदोलन का इस्तेमाल मोदी के अपने आप को और अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ मोदी को नहीं पकड़ रहे, बल्कि मोदी प्लस अडानी प्लस नेशनल सिक्योरिटी को पकड़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में भी राहुल गांधी की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा बढ़ रही। तो क्या राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए इन कॉकरोचों को मैदान में उतारा गया है, क्या मानना है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है संतोष भाई, एनएसयूआई लगातार सड़क पे है, कांग्रेस लगातार सड़क पे है, उसे मीडिया कवरेज नहीं मिल रही। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में सड़क पे है, देश के कोने कोने में आज तो मल्टीपल फ्रेम में उसकी वीडियो शेयर की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि भैया मीडिया तब कहां थी। अभिजीत दीपके को कवर करने के लिए गोदी मीडिया वाले सुबह से जाकर के एयरपोर्ट पे बस पहुंचे हुए हैं कि बस भगवान का एक बार दर्शन हो जाए और हम देश की जनता को नए नए भगवान का दर्शन करा दें। वो कहते हैं ना कि भगवान का भी मार्केट बनता है, नए नए भगवान लॉन्च किए जाते हैं, तो ये नए भगवान लॉन्च हुए। क्यों लॉन्च किए गए? क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं, चाहे वो अडानी का ये मुद्दा हो, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है अडानी का भी। और दूसरा, जो नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट है जगह जगह, युवाओं का जो जुड़ाव है कांग्रेस से, लगातार जिस तरीके से, जितनी तेजी से युवा इस समय कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, उनको कांग्रेस के आवाज में अपनी आवाज सुनाई दे रही है। 5,000 लोग, 10,000 लोग, ये संख्या आपने कल्पना की थी कि कांग्रेस इस संख्या बल के साथ विनोद झाकड़ या उदय भानु चीफ सड़कों पर उतर जाएंगे? लातूर में देखिए, मुंबई में देखिए, इस संख्या बल के साथ। अरे सब छोड़िए, उड़ीसा में जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां पे भक्तचरण दास सड़कों पे उतरे तो 2-2,500 लोग उतर गए और युवा उतर गए और बाकायदा मसाल लेकर के उन्होंने रैली निकाली। लेकिन मीडिया कवरेज उन्हें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनको दिखाना नहीं है। इन्हें क्यों मिल रही है? क्योंकि इनको दिखाना है। मोदी जी क्या नहीं चाहते? सिर्फ ये नहीं चाहते कि जो युवा है, जो जेनजी है, वो कांग्रेस की तरफ चला जाए। तो उसके लिए एक बहरूपिया ला करके सामने खड़ा कर दो, और वो जो बहरूपिया है वो कम से कम युवाओं को दिग्भ्रमित करता रहे, मुद्दे को भटकाता रहे। यही चल रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने मोदी जी की कुर्सी हिलाई है, तो उसके बाद मोदी जी ने कॉकरोच जनता पार्टी की ये मीटिंग बुलाई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मोदी की कुर्सी हिली है और मोदी के दोस्त का बिजनेस भी जो है वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात और, स्वप्निल भाई ने तमाम चीजों को रख दिया, मैं देश के युवाओं से कहूंगा थोड़ा सा संभल के रहिएगा।
और खास तौर से मैं देश की युवा लड़कियों को कहूंगा, उनमें से बहुत सारे आंदोलन का सपना लेकर आ रहे होंगे, उनको कुछ को विधायक बनना होगा, कुछ को सांसद बनना होगा, कुछ को चुनावी राजनीति में आना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी भी उसी, जैसे जैसे राहुल गांधी मजबूत होते जाएंगे, कॉकरोच जनता पार्टी भी उस तरफ जाती जाएगी। सावधान रहिएगा और ध्यान रखिएगा। अभिजीत दीपके ने बाकायदा पोस्ट किया था कि उन्हें महिला प्रवक्ताओं की जरूरत है। महिला पुरुष से ज्यादा समझदार होती है और वो इस मिजाज को, इस राजनीति के मिजाज को कहीं ज्यादा अच्छी तरह से समझती है। तो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, दलित हो, अनुसूचित जनजाति से लोग हो, अगड़ी जातियों के लिए हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, राजपूत, तमाम जाति धर्म के लोग हो, समझ जाइएगा और सवाल जरूर पूछिएगा। भैया पहला सवाल तो यही पूछ लीजिएगा, ये 200 रुपए में पोस्टर कहाँ बनता है, जरा ये बता दे। और झूठ बोलकर मनोज झा से, जैसे कि स्वप्निल भाई ने कहा कि वो लेटर जो है वो क्यों उन्होंने बनवाया। तो स्वप्निल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इन तमाम जानकारियों से रूबरू कराने के लिए और 17 का ये मसाला ढूंढ कर लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।